हाय गाइस, आज क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज कक्षा 10 में इसके पिछले वीडियोस में पहला और दूसरा प्रश्न जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से मात्रा और रसा ज्ञात करना था, अभाज्य गुणनखंड करना था, अभाज्य गुणनखंड करके दिखाना था और दूसरा क्वेश्चन मात्रा और रसा था। वैसे ही आपका तीसरा भी क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मात्रा और रसा ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है हमारा 12, 15 और 21। तो हमने बताया था कि मौसा और लसा क्या होता है, इसकी थ्योरी पिछले वीडियोस में हमने बताई थी। और उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही हम इन तीनों क्वेश्चंस को, यानी प्रश्न नंबर 3 में आपके ये तीन दिए गए हैं 12, 15 और 21। इनका मौसा और लसा यानी मौसा भी ज्ञात करना है और लसा भी ज्ञात करना है। तो हम बताएंगे कि मौसा क्या होता है। तो मौसा जो होता है वो अभाज्य संख्याओं का, यानी जो भी अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो सबसे कम यानी जो सबसे छोटी घात वाली जो संख्या होती है उसको उभयनिष्ठ होती है दोनों तीनों में, तो उसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखते हैं। वो हमारा क्या होता है, मौसा। और लसा जो होता है वो बड़ी घात वाले को लेकर के और जितने भी बचते हैं उसमें सबको ऐड करके, यानी सबका गुणनफल होता है। अब देखिए हम निकालते हैं 12, 15 और 21। इन तीनों का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अगर निकालेंगे तो हम जो सिंपली आप टेबल के माध्यम से कर सकते हो गुणनखंड, तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। जो नहीं हो पाता है तो उसको हम आगे से करते हैं। लेकिन जैसे 12 है तो करेंगे 2 × 3, यानी 2 2 4 है 12। तो ये 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 3। उसके बाद 15 से दिया है इसमें, तो 15 का हम करेंगे तो 3 × 5 करेंगे, 3 × 5। उसके बाद 21 का करेंगे तो 3 × 7 करेंगे। तो अब इसमें सबसे छोटी घात देखेंगे, अगर मौसा हम निकालते हैं तो तीनों में, यानी इन तीनों संख्याओं में के गुणनफल में जो उभयनिष्ठ है वो क्या है, तो तीनों में देख रहे हैं कि हमारा क्या आया है 3। तो 3 यानी सबसे, यानी घात भी क्या होगी 1। तो यहाँ पे जो मौसा होगा तो जो उभयनिष्ठ गुणनफल होता है वो आपका मौसा होता है जो दी गई संख्याओं में होता है। और सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का ही गुणनफल जो होता है वो हमारा मौसा होता है, उभयनिष्ठ होना चाहिए मौसा। तो ये इन तीनों में देख रहे हैं कि तीनों में क्या है 3 है, तो ये हमारा मौसा हो जाएगा 3। और जब लसा की बात होगी तो लसा की बात होगी तो जो बड़ी घात होती है उसको हम लेते हैं। तो अगर इसमें छोटी घात कोई है, बड़ी घात कोई है, तो इसमें 3 ही है, एक दिया गया है 3। उसके बाद इसमें देखेंगे कि 2 की घात बड़ी है, एक संख्या में एक 12 के अभाज्य गुणनखंड में 2 × 2 2 बार आया और किसी में नहीं, तो इसको भी हम लेंगे 2 बार 2 को लेंगे, एक बार यहाँ पे बच रहा है 5 और तीसरे में 7, तो 5 और 7। तो इसका गुणनफल जो होगा वो हमारा क्या होगा, मौसा लसा होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 60 और 60 जुड़े 7, यानी ये हमारा 420 जो होगा वो हमारा क्या होगा, लसा होगा। तो इस तरह से हम पहले का हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा निकाल लिया। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे आते हैं, यानी तीसरा का दूसरा जो कहता है कि 17, 23 और 29 का मौसा और लसा ज्ञात कीजिए। तो 17 का जब निकालेंगे तो ये तीनों ही हमारी जो संख्या है वो क्या है, अभाज्य संख्या। यहाँ पे यानी प्राइम नंबर जिसका गुणनफल, यानी जो स्वयं को छोड़ करके या एक अथवा स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से न घटे वही अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है, हमने पढ़ा है। तो अब देखेंगे कि ये किसी संख्या से 17, 23 और 29 इससे घटने वाली है नहीं। इनका बस गुणनफल क्या होगा, इनमें 1 शामिल होगा, यानी 1 × 17। 23 है तो 1 × 23 और 29 है तो 1 × 29। इनमें से क्या आपको मिलेगा गुणनफल के रूप में उभयनिष्ठ में, तो 1 मिलेगा। तो मौसा जो होगा इनका क्या होगा, 1 होगा। और लसा ज्ञात करेंगे तो लसा में हम ज्ञात करेंगे तो 1 × 17 × 23 और × 29। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 17 में का 23 में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 29 से गुणा करेंगे। तो देखिए 17 में जब 23 से गुणा करेंगे तो 17 के 51, तो 17 के 51 का 1 हासिल
तो कैरी होगा 5 और 17 दूनी 34 और 5 39, कितना हुआ 391, यानी 17 के 51 का 1 हासिल 5 और 17 दूनी 34 और 5 39। फिर उसके बाद 29 से गुणा कराएंगे इसका, तो 29 से गुणा करते हैं तो हम इधर थोड़ा रफ कर लेते हैं, जैसे 9 का 9, 9 नवा 81 का 1 हासिल कितना 8 और 9 3 27, 27 8 35। फिर उसके बाद 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 नवा 18 का 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7। अब इसको हम क्या करें, जोड़ दें 9 2 1 3 8 5 13 का 3 हासिल 1 7 3 10 1 11, तो कितना हुआ 11,339। तो हमारा जो लॉसा निकल के आएगा वो होगा 11,339। तो ये हमारा लॉसा हो गया। तो लॉसा हमने क्या किया 1 और इसका लॉसा क्या किया 11,339, 11,339। अब चलते हैं तीसरे वाले को करते हैं। तो तीसरे वाले को करेंगे तो देखिए यहाँ पे 8 है 9 और 25, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा ज्ञात करेंगे जिस तरह हमने इनका किया। तो देखिए 8 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 9 का करेंगे तो 3 × 3 यानी 3 3 9, 25 का करेंगे तो 5 × 5 और कुछ नहीं है तो इसमें 1 क्या ले सकते हैं, यानी पहले 1 कीजिए नहीं तो बाद में कीजिए, क्योंकि मौसम हमको ज्ञात करना है। तो मौसम जो ओवरनिस्ट होता है वो तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी ओवरनिस्ट गुणनखंड इसमें नहीं है, केवल एक को छोड़ करके सिवाय। तो देखिए 8 है 9 है और 25 है, ये तीनों अलग अलग संख्याएं लिखेंगे, यानी एक दूसरे में कोई टेबल पड़ता नहीं है। तो 8 को हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 × 4 × 8, 9 को किया तो 3 3 9, 25 को किया 5 5 25, सब में क्या मिला कॉमन 1, तो ये हमारा मौसा 1 हो जाएगा। और जब लॉसा की बात होगी तो लॉसा के लिए करेंगे तो यहाँ पे लॉसा कितना है, अधिकतम घात 2 की है, तो 2 का घात कितना है 3 है, तो हम 2 को 3 बार लिख लिए। इसमें उसके बाद कितना है 3 2 बार, तो 3 को हम क्या लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, और उसके बाद 5 क्या है 2 बार, तो इसको भी हम लिखेंगे। लॉसा में उभयनिष्ठ हम जो बड़ी घात वाला उभयनिष्ठ होता है उसको हम लेते हैं और उसके बाद जो भी संख्या बचती है उसका हम गुणनफल करेंगे, तो वो हमारा लॉसा होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 5 25, सबका गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 8 9 72, 9 8 72 गुणे 25, तो करेंगे तो 25 दूनी 50 का 0 हासिल कितना होगा तो 5, और 25 के साथ तो 25 छके 150 और 25 साथ 175 यानी 150 होता है, 25 साथ कितना क्या होगा 175, और 175 यानी 175 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180, यानी हमारा लॉसा जो निकल के आएगा वो कितना होगा 1800 यानी 1800। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे फोर्थ, देखेंगे चौथे क्वेश्चन में। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन की मौसा 306 और 657, संख्या जो दी गई है हमारी दो संख्याएं हैं 306 और दूसरी संख्या है 657, इनका मौसा दिया गया है कितना है 9 है दिया है, और कह रहा है कि लॉसा ज्ञात कीजिए इन दोनों संख्याओं का। ये क्वेश्चन में कोई भी संख्या लिखी जाए और इक्वालिटी में आप कोई भी यूज किया जाए तो उससे पहले आप लोगों को ये बताया जाएगा कि ये मौसा दिया गया है ये लॉसा दिया गया है। आप दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, या फिर दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाए और एक मौसा दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि लॉसा ज्ञात कीजिए, या फिर दो संख्याओं का गुणनफल न देके आपकी एक संख्या दी जाए और मौसा और लॉसा का गुणनफल दिया जाए तो वहाँ पे कहा जाएगा कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल जो है बस केवल आपको थ्योरी में आप कुछ फार्मूला बताए हुए हैं कि बराबर इस जैसे दो संख्याएं दी जाती हैं तो वहाँ पे आप यूज करते हो जैसे मौसा गुणे लॉसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मौसा गुणे लॉसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हमको क्या क्या चीजें दी गई है, तो दोनों संख्याएं दी गई है, पहला तो 306 और दूसरा 657, उसके बाद मौसा दिया गया है, आपको बस क्या ज्ञात करना है लॉसा ज्ञात करना है। तो देखिए मौसा कितना है इन दोनों संख्याओं का 9 है, तो मौसा के स्थान पे हमने क्या रख दिया 9 रख दिया।
उसके बाद लौसा हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे लौसा बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली संख्या हम इसमें 306 को लेते हैं और दूसरी संख्या जो लेते हैं 657 को। तो लौसा ज्ञात करेंगे तो लौसा बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657। अब इधर ये गुणा कर रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या करेगा, भाग करेगा। यहाँ पे लिख देंगे 9, कटने वाला रहेगा, कटा देंगे संख्या को। देखते हैं अब यहाँ पे 306 है और 9 है तो कट सकती है ये संख्या। जैसे मान लीजिए कि 9 एकम 9 और 9 3 27, 9 चौके 36। यहाँ पे 9 3 27 30 है तो 30 में से अगर 3 बार डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा और 6 के साथ मिलके 36 होगा। 9 चौके 36। तो यहाँ पे 9 से कटाए, भाग दिए थे 6 में 9 से, तो कितनी बार में गया 34। तो जो हमारा लौसा होगा वो 34 और 657 का गुणनफल होगा। तो गुणा करेंगे, मान लीजिए कि हम गुणा करते हैं, जैसे एक तरफ इधर आप दिखा दिए 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 5 20, 2 22 का हासिल क्या होगा 2, और 4 6 के 24 और 2 कितना 26। एक बार फिर से 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 5 20 और हासिल 2 22, 22 का 2 हासिल 2, 4 6 के 24 और 2 26 हो जाएंगे। इस तरह से 3 का करेंगे, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 6 के 18 और 1 क्या होगा 19। तो इसको अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे 8 2 1 3 6 7 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1 1 2। यानी हमारा जो गुणनफल आएगा 22,338। यानी जो भी होंगे 22,338। ये हमारा क्या हो गया, तो इनका लौसा हो गया इसका 306 और 657 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे कहा जा रहा है 6 का पावर n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 होता है तो वो संख्या क्या होती है कि 0 पर समाप्त हो सकती है। या किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 × 5 होता है, उनके अभाज्य गुणनफल में 2 या 5 आते हैं तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे 12 की पावर n हो जाए, ठीक, या फिर 8 की पावर n हो जाए, या आपका 15 के पावर n हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो थोड़े स्टेप याद रखेंगे कि हमें करना क्या है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए 12 के पावर n, किसी भी दर्शाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 12 के पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है, या फिर 8 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, या 15 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए करेंगे, यदि किसी संख्या के लिखेंगे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह 0 पर समाप्त हो सकती है। वह अंक 0 पर या वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, पहला स्टेप आप ये लिखेंगे, यदि कोई भी संख्या दी गई है तो किसी संख्या का अगर इकाई अंक हमारा 0 होता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। अब 0 से समाप्त हो सकती है तो ये भी होगा कि वह संख्या क्या होगी, 2 से भी विभाज्य हो जाएगी और 5 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 पे समाप्त होता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो वह संख्या क्या होगी, 2 या 5 से विभाजित होगी, 2 या 5 से विभाजित होगी, 2
2 या 5 से विभाजित होगी, यानी किसी भी संख्या का अगर इकाई अंश शून्य होता है तो वह संख्या क्या होती है, 2 से भी विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी, यानी इसका जो गुणनफल होना चाहिए 2 या 5। किसी भी संख्या को, जैसे 6 है तो 6 को हम लिखेंगे 2 into 3, तो 2 into 3, उसके बाद क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि 6 to the power n अंक अगर 0 पे समाप्त होगी तो उनके गुणनफल में हमको उनका गुणनफल हमको 2 into 3 मिलेगा। तो जब 2 into 3 मिलेगा तो 2 into 3 यानी वहाँ पे क्या आ रहा है, 2 into 3 और उसके पावर n आ रहा है, तो वहाँ पे संख्या में उनका गुणनफल जो है वो 5 आ नहीं रहा है, तो वो संख्या क्या होगी, सीधी सी बात है कि वो संख्या 0 पे समाप्त होगी नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि 6 to the power n का इकाई अंक शून्य है, इकाई अंक शून्य है। सबसे पहले हम ये मान लेंगे, दूसरा स्टेप आप ये फर्स्ट स्टेप इतना आप लिखेंगे कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य है तो वह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है और वह संख्या 2 या 5 से विभाजित होगी। और दूसरा स्टेप आप करोगे कि मान लेंगे कि 6 to the power n का इकाई अंक शून्य है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, तो वह 5 से विभाजित होगी। और जब 5 से विभाजित होगी तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि 6 to the power n equal to 2 into 3 का पावर n, यानी 2 का पावर भी n और 3 का पावर भी क्या n, यानी ये आपका 6 to the power n में हमने यहाँ पे देखा कि 6 to the power n equal to 2 के पावर n और 3 का पावर n। तो यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें अभाज्य गुणनफल जो है इसमें 5 नहीं है। हमने तो मानने को मान लिया कि 6 to the power n में 2 है और 3 है, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे आपका 6 to the power n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है। आपका इसका गुणनफल 2 into 3 के पावर n है। आपका यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हुआ। देखिए क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर 6 नंबर, व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 13 यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 plus 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, इसको हमको डिफाइन करना है, बताना है क्यों है। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं अथवा एक अथवा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये दोनों ही संख्याओं का हम गुणनफल अगर दिखा देते हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो संख्याएं भाज्य है अथवा हम उसको संयुक्त संख्या। देखिए संयुक्त भी बोलते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है, क्या दिया है, तो जो संख्या हमको दी गई है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो यहाँ पे इन दोनों में हम देखेंगे 13 को अगर हम कॉमन करते हैं तो जब 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा गुणे 11 बचेगा, लेकिन 13 को यहाँ पे कॉमन कर दिया तो हम लिखेंगे प्लस 1। तो 13 को कॉमन कर दिए तो यहाँ पे 13 गायब यानी इसका गुणनफल 1 हुआ। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 1 और प्लस 1। तो 13 कॉमन कर लिए तो 11 में 1 से गुणा करेंगे 11, अब 11 का 11 7 77 और प्लस 1, तो 77 और 1 कितना हो जाएगा 78। तो कोष्टक टूटता है तो गुणा होता है, तो 13 गुणे क्या हो जाएगा 78। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 13 में 78 से गुणा करेंगे तो यानी 13 8 104 का हो जाएगा क्या 4, हासिल कितना 10।
अब 13 सके 91, 91 10 101, यानी हमको जो संख्या मिलेगी 1014। तो ये संख्या जो दी गई है, अब यहाँ पे 1014 का गुणनखंड हम देख रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने गुणनखंड हो गए हैं, तो 13 गुणे 78। अब 78 को अब ये जो दिया गया है आप ये भी तो लिख सकते हो, 13 गुणे 13 गुणे 6, यानी 13 छके 78। तो इस 1014 के जो गुणनखंड होंगे वो आपको 2 से अधिक गुणनखंड मिलेंगे। लिखेंगे अतः दी हुई संख्या के दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अधिक है, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। हो गया, ये हमने एक पहले को दिखा दिया। दूसरा हमारा दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अगर हम इसमें देखें तो इस पूरे संख्याओं में गुणनफल के रूप में दिया है, तो इसमें 5 है और यहाँ पे 5 है। तो अगर हम 5 को कॉमन कर लें तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 कॉमन कर लिए हैं तो बचेगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब हम इनका गुणा करके इसको जोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसका गुणा करेंगे। तो 5 7 छके 42 गुणे 4 3 12, अब 12 दूनी 24 और 24 को 1 से गुणा करेंगे 24 और प्लस 1। तो हम पहले गुणा कर लें 5, अब यहाँ पे 24 में 42 24 दूनी 48, 48 का क्या हो जाएगा 8 हासिल 4 24 चौके 96 हम कह सकते हैं, क्योंकि 24 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 4 दूनी 8 9, यानी 24 चौके 96। तो 24 दूनी 48 का 8 हासिल 4 24 चौके 96 और 4 कितना हो गया 100, कितना 100 यानी 1008। अब प्लस 1 है तो 1 को क्या करेंगे अब ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 गुणे और कोष्टक टूटेगा गुणा होगा तो 5 गुणे 1009। अब इन दोनों संख्याओं में हम गुणा कर ले तो मिलेगा 5 9 45 का 5 हासिल 4 5 0 0 4 है तो 4 रहेगा और 5 0 0 और 5 1 5, कितना मिला 5045। तो इसमें भी हम देखेंगे कि जो दी हुई संख्या है ऐसे ही दिखाई पड़ रही है कि 2 से इसके अधिक गुणनखंड है। तो जब 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये संख्या क्या होगी भाज्य संख्या होगी। अतः दी हुई संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो ये आपके 6 नंबर क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब 7वां एक क्वेश्चन है जिससे इस प्रश्नावली का पूरा प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर प्रश्नावली 1.3 का कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन है बहुत बड़ा, देखने में तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है, सॉल्व भी इसका बड़ा होगा लेकिन है कुछ नहीं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। दो लोग हैं, सोनिया है और दूसरा रवि है। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट और दूसरा रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट यानी 12 मिनट लगते हैं। तो कहा गया है आगे कि मान लीजिए, आप सपोज करिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पे चलना शुरू करें। यदि वे लोग यानी सोनिया और रवि एक ही स्थान पर और दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करेंगे और एक ही दिशा में चलते हैं अथवा एक ही दिशा में चलेंगे, तो कितने समय बाद
वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सोनिया को 18 मिनट एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं, वृत्ताकार पथ है, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो जो हमारा सबसे, हम इन दोनों संख्याओं का यानी 12 और 18 का लौसम निकालेंगे। लौसम क्या होता है, तो जो सोनिया और रवि को न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनफल यानी न्यूनतम जो उभयनिष्ठ गुणनफल होगा वो हमारा लौसम होगा, और जो 12 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे वहीं आपका जो समय होगा उतने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे, दिया है, क्या आपको दिया गया है, एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है जिस पर एक चक्कर पूरा करने में रवि को समय लगता है। एक चक्कर पूरा करने में, सॉरी पहले सोनिया है, सोनिया को समय लगता है, इसका लिख लेंगे कितना मिनट, तो 18 मिनट। दूसरा है रवि को, क्योंकि रवि को एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है, पूरा करने में समय लगता है, इसका कितना, 12 मिनट। अब हम इसका क्या करेंगे, लौसम ज्ञात करेंगे। तो लौसम क्या होगा, वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर यानी 12 और 18 मिनट के न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे। हम लिखेंगे, अतः सोनिया और रवि, सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर, पुनः प्रारंभिक स्थान पर 12 और 18 मिनट के न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे। अतः हमको करना क्या है, तो लौसम ज्ञात करना है। लिखेंगे, अतः हमें लौसम ज्ञात करना है। कितना हमें क्या करना है, तो हम इसका क्या करेंगे, लौसम। तो 12 और 18 का लौसम निकालेंगे अभाज्य गुणनफल विधि से। तो 12 का करेंगे 2 दूनी 4 3 12, 18 का करेंगे तो 2 3 6 3 18। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 इसमें कितनी बार है, 2 बार, तो 2 गुणे 2, ठीक है। और 3 कितनी बार है, तो यहाँ पे 3 दूसरे वाले में देख रहे हैं 2 बार है। इन न्यूनतम यहाँ पे 2 बार और 3 2 बार, तो 2 दूनी 4 और 3 गुणे 3 लिखेंगे तो लौसम ज्ञात करेंगे। तो 4 गुणे क्या होगा, 9, यानी 4 9 36। तो जो हमारा लौसम आया वो क्या है, 36, यानी 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। थैंक यू।